मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राजनायर की लिखी कहानी घातक। साल 1999। 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात थी। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा करने का टास्क भारतीय सेना के सामने था। जिम्मेदारी सेना की 3 बटालियन 18 ग्रेनेडियर, 2 नागा और 8 सिख को दी गई। 18 ग्रेनेडियर के फिर 3 हिस्से किए गए थे, घातक, डेल्टा और अल्फा। घातक कंपनी में कुल 10 ग्रेनेडियर कमांडो शामिल थे, जिनमें एक था सिर्फ 19 बरस का एक लड़का योगेंद्र सिंह यादव, वो जिसके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पता नहीं कब से उबाल मार रहा था, जो बचपन से ही अपने पिता से सेना के किस्से सुन सुन के बड़ा हुआ कि कैसे उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट से 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में हिस्सा लिया। योगेंद्र बचपन से दुश्मनों को कुचलने के ख्वाब देखता आया था। उसकी जिंदगी में बस 3 रंग थे, तिरंगे के 3 रंग, और कानों में एक ही आवाज, गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच देश के जयकारे की आवाज। लेकिन हकीकत ख्वाब जैसी आसान नहीं होती। आज उसके सामने एकदम खड़ी चढ़ाई थी और काम को और मुश्किल बना देने के लिए हड्डियां तड़का देने वाली सर्दी भी। घातक ग्रेनेडियर को मिलाकर कोई 22 सैनिकों ने टाइगर हिल की तरफ कूच किया, जहां 3 पहाड़ियों पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर रखा था। बटालियन कमांडर के प्लान के मुताबिक घातक प्लाटून को दाहिनी ओर से चढ़ाई चढ़नी थी और ये बेहद खतरनाक और खड़ी चढ़ाई थी, सीधे 90 डिग्री। वहां चढ़ने के लिए हृष्ट पुष्ट और जवान सैनिकों की जरूरत थी, क्योंकि सभी परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल थीं, यानी मौसम की मार और ऑक्सीजन की कमी और समय की भी कमी थी। ऑपरेशन की कमान ताज़ा कमीशन होके आए लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को सौंपी गई। 1972 के शिमला समझौते के बाद ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करना होगा और सेना को अपनी अपनी सीमाओं के भीतर रखना होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसका मान नहीं रखा। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने धीरे धीरे करगिल क्षेत्र में असलहा बारूद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कई बंकर बनाए। अस्पताल में तेज बर्फबारी और एवलांच के खतरों के बीच उन्होंने ये घुसपैठ जारी रखी, क्योंकि इस वक्त उन पर नजर पड़ने का खतरा कम था। चरवाहे भी अपने मवेशी लेकर नहीं निकलते थे। धीरे धीरे उन्होंने 16 से 18 हजार फुट ऊंची पहाड़ियों पर कई बंकर बनाए, रसद इकट्ठा की और कब्जा जमा लिया। यानी द्रास से 4 किलोमीटर दूर तोलोलिंग पहाड़ी और 8 किलोमीटर दूर टाइगर हिल पर भी। मई 1999 के पहले सप्ताह में इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग NH-1D पर गोलीबारी आरंभ कर दी। उनकी मंशा इस हाईवे को काटकर भारत को सियाचिन ग्लेशियर खाली करने को मजबूर करने की थी। भारत के पड़ोसी देश को दोस्त बनाने की हर कोशिश नाकामयाब थी। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले जब हिंदुस्तान से लाहौर एक बस सर्विस शुरू हुई थी, तब भी पाकिस्तान की सेना भारत पर घुसपैठ की योजनाएं बना रही थी। हालात बहुत गंभीर होते जा रहे थे। स्थिति कंट्रोल के बाहर होने लगी। आखिरकार भारत ने इन घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय की घोषणा की और इस ऑपरेशन की शुरुआत तोलोलिंग पहाड़ी से की गई। तोलोलिंग बड़ी जटिल पहाड़ी थी और इसके लिए सेना को ज्यादा से ज्यादा जवान चाहिए थे। उन्हीं दिनों ग्रेनेडियर योगेंद्र 20 दिन की छुट्टियां मनाकर आए थे और ये छुट्टी उन्होंने अपनी शादी के लिए ली थी। अब योगेंद्र की जीत का, उनके सुरक्षित लौट आने का किसी और को भी इंतजार था। योगेंद्र अपनी यूनिट पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट हुआ कि 18 ग्रेनेडियर के जवान अपने डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द जमा करें। यानी 18 ग्रेनेडियर जो अभी तक कश्मीर वैली में तैनात थी, उसे द्रास सेक्टर में भेज दिया गया। इसी टुकड़ी में योगेंद्र सिंह यादव भी थे, जो 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए थे और तभी से किसी ऐसे सुनहरे मौके का इंतजार कर रहे थे। इस खबर को सुनने के बाद से उनका मन बल्लियों उछल रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि सेना में भर्ती हुए उन्हें अभी 1.5-2 साल ही हुआ था और उन्हें किसी युद्ध में शामिल होने का मौका भी मिल गया था।
योगेंद्र ही नहीं, शायद सेना का हर जवान, हर अफसर किसी ऐसे मौके के इंतजार में रहता है। तभी तो वो दावा करते हैं कि यदि हमें अपना शौर्य सिद्ध करने के पहले मृत्यु भी आ जाए तो निश्चित ही मृत्यु भी हमारा शिकार बनेगी। उस वक्त यूनिट तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। उसी दिन बटालियन का मूवमेंट हुआ। पहाड़ी पर किसी जवान की शहादत हुई थी। उनकी बॉडी नीचे लाई जा रही थी। अपने साथी का बेजान शरीर बॉडी बैग में देखकर बटालियन के लोगों का खून खौल उठा। योगेंद्र के दिमाग की नसें भी झनझना आ गईं। उन्हें लगा कि अभी जाकर अपने दुश्मनों से बदला ले लें, एक के बदले 4 को मार गिराएं। पर शायद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसमें अभी वक्त था। 18 ग्रेनेडियर के हिस्से कर दिए गए। 2 कंपनियां 2 तरफ से रिज को कवर कर रही थीं। तब तक सेना को यह सूचना थी कि वहां 4 या 5 टेररिस्ट हैं। कंपनियां जो ऊपर चढ़ रही थी उनके पास पोर्टर्स नहीं थे और उतनी ऊंची चढ़ाई उनके बिना संभव नहीं थी। यूनिट के 15 जवानों और योगेंद्र सिंह यादव को तोलोलिंग की पहाड़ी पर पोर्टर बना के भेजा गया। योगेंद्र के लिए सेना में काम करना यानी देश की सेवा था और अभी तो वो ऊपर पहाड़ी में अपने साथियों को हथियार और रसद पहुंचाने के लिए नियुक्त हुए थे। ये टुकड़ी सुबह 5 बजे चढ़ना शुरू करती और लगातार चलने पर भी रात 2:30 बजे ये सब ऊपर पहुंचते। पीठ पर वजनदार बैकपैक लिए खड़ी चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं था। बीच बीच में अचानक कभी दुश्मन की गोलियों, मोर्टार की बरसात भी होने लगती और मौसम बेहद खराब था। उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी उनको वहां तक पहुंचने से कुछ भी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि भीतर एक जिद थी कि ऊपर जो साथी उनके लिए लड़ रहे हैं, अपने सीने पर गोलियां झेल रहे हैं, कम से कम उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। 22 दिन तक ये जवान ऊपर नीचे होते रहे। 15 की टुकड़ी में 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे बिना रुके और इसीलिए इनकी एक पहचान बनी और ये तय हुआ कि इन्हें एक अलग विशेष टुकड़ी में शामिल किया जाए। इनमें से एक थे योगेंद्र सिंह यादव। 12 जून 1999 को लगातार युद्ध लड़ने के बाद भारतीय सेना को जीत हासिल हुई। तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा फहरा रहा था, लेकिन बदले में देश ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 21 जवानों को खो दिया था। अब अगला और पहले से भी ज्यादा कठिन टास्क सामने था। 16,500 फीट की ऊंचाई वाली टाइगर हिल पर फतेह हासिल करना। बेहद दुर्गम चढ़ाई, और चढ़ाई सिर्फ रात को करनी थी, क्योंकि दिन में ऊंचाई पर बैठे अपने दुश्मन की नजर से बच पाना असंभव था। 18 ग्रेनेडियर के योगेंद्र सिंह यादव को टुकड़ी का गाइड बना दिया गया और उनका साथ दे रहा था उनका ही एक हमनाम सिपाही। 2 दिन लगातार प्लानिंग होती रही और फिर कूच करने से पहले पूरी टुकड़ी को अच्छी तरह प्लान ऑफ एक्शन समझाया गया और फिर चढ़ाई शुरू हो गई। जवान रात भर चढ़ते और दिन भर चट्टान के पीछे छिपे रहते। दूसरी रात लगातार चलने के बाद टीम चोटी पर पहुंची तो उनके साथ चल रही डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर को लगा कि शायद यही है टाइगर हिल। लेकिन ठीक ऊपर पहुंचने पर आगे एक और चोटी दिखाई दी। पहाड़ भ्रम पैदा कर रहे थे, लेकिन जवानों की चाल धीमी कर सकें इतना दम किसी में नहीं था। वो बिना रुके पथरीले रास्ते पर कदम जमाए चलते चले जा रहे थे। फर्स्ट लाइट हो गई थी। अब पूरी रात चलने के बाद आगे फिर चोटी दिखाई दी। जवानों का थक कर बुरा हाल था। 1.5 दिन से लगातार चल रहे थे। आखिर सबने वहां थोड़ी देर सुस्ताने का मन बनाया। वो अपने हथियार तैनात करने लगे और उधर डेल्टा कंपनी माहौल का जायजा लेने थोड़ा आगे की तरफ निकल गई। लेकिन जैसे ही वो आगे गए, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। पाकिस्तानी सैनिक वहीं खामोशी से घात लगाए बैठे थे। वो इंतजार में थे कि कब भारतीय सैनिक करीब पहुंचे और कब वो फायरिंग शुरू कर दें। घातक प्लाटून उनके बचाव में कुछ कर नहीं पा रहे थे। डायरेक्ट फायर सपोर्ट दे नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे में भारतीय जवानों को ही गोली लगती। आर्टिलरी का फायर डाल नहीं सकते थे, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस एकदम खत्म हो गया था। आखिर उन्हें दुबक कर बैठे रहने का आदेश दिया गया और फिर दिन भर के इंतजार के बाद रात को 11 बजे वहां से निकाल लिया गया।
उनमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी और बाकी सुरक्षित थे। अभी वो टुकड़ी वापस आई और घातक प्लाटून को आदेश हुआ कि अटैक होगा। अटैक। प्लाटून में एक शख्स था जो इस आदेश को सुनकर बौरा रहा था। उसका बचपन का सपना पूरा होने को था, अपने दुश्मनों को अपने पैरों तले कुचलकर तिरंगा फहराने का सपना। ये शख्स अभी सिर्फ 19 बरस का था। ये ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव था जो अब टाइगर हिल की सीधी खड़ी पथरीली पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी में था। लेकिन चढ़ाई हो किस तरह, वो भी दुश्मन की आंख से बचे रहकर? मुश्किल था पर असंभव नहीं। उन्होंने आखिर रास्ता निकाल ही लिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र ने अपने हमनाम सिपाही को सीढ़ी बनाया। वो बहुत लंबा चौड़ा था, 6.25 फीट हाइट और गठा मजबूत शरीर। योगेंद्र उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर किसी एक नुकीले पत्थर पर रस्सी बांध देते, उसे खींच तान कर मजबूती चेक करते और फिर उसी रस्सी के सहारे दोनों ऊपर चढ़ जाते। ये बहुत कठिन और थका देने वाला था। वो पूरी रात चढ़ते रहे। इस पहाड़ी में दोनों तरफ पाकिस्तानियों के बंकर्स थे जो अंधेरे की वजह से घातक प्लाटून की टुकड़ी को देख नहीं सके, या शायद उनके जवान उस वक्त सोए हुए थे। लेकिन टुकड़ी के चढ़ने से जब आवाज हुई, चट्टानों से सरक कर पत्थर गिरे, तो उनके जवान अलर्ट हो गए और उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उनका एक बंकर भारतीय टुकड़ी के दाईं ओर था तो दूसरा बाईं ओर। इस क्रॉस फायरिंग की वजह से घातक टुकड़ी का रास्ता कट गया। योगेंद्र सिंह यादव और उनके हमनाम साथी के साथ कुल 7 जवान तब तक क्रॉस कर चुके थे। बाकी के सैनिकों को उन्होंने आने ही नहीं दिया। ऊपर पहुंची टुकड़ी के एकदम सामने कोई 7-8 मीटर का प्लेन हिस्सा और सामने 2 बंकर्स थे। अब वहां से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। घातक टुकड़ी के 7 जवानों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और उन सभी को मार गिराया। अब वहां से टाइगर हिल का टॉप बस 50-60 मीटर दूर रहा होगा। पाकिस्तानी सैनिकों ने टुकड़ी को वहां तक पहुंचा देखा तो जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। उनके पास हर तरह के हथियार थे, महीनों से जमा किया हुआ असलहा बारूद था। अब टुकड़ी के जवान ऐसे फंस चुके थे कि आगे जाएं तो मौत और पीछे जाएं तब भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं, यानी मरना निश्चित था। सबने तय किया कि अब बस ऐसा करें कि मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा को मार के जाएं, यानी या तो तिरंगा फहरा के लौटेंगे या तिरंगे में लिपट कर। 7 ग्रेनेडियर आगे की तरफ बढ़े और पाकिस्तानियों के सामने मोर्चा संभाल कर वहां से लड़ना शुरू किया। दोनों तरफ से लगातार हमले होते रहे। इस तरह लड़ते लड़ते लगभग 5 घंटे बीत गए। घातक प्लाटून के जांबाजों की हिम्मत अब भी पस्त नहीं हुई थी। हौसले अब भी बुलंद थे, लेकिन असलहा बारूद खत्म होने लगा था। 7 फिक्रमंद थे कि अब इन हथियारों राइफलों का करेंगे क्या अगर गोलियां नहीं हैं। बड़ी मुश्किल स्थिति थी, लेकिन सेना के जवानों को हर हाल से निपटने की ट्रेनिंग हासिल थी। उन्होंने सोचा कि कोई तिकड़म भिड़ानी होगी, कोई चाल चलनी होगी, और आखिर में ये तय किया कि अब अपनी तरफ से फायरिंग बिल्कुल रोक दी जाए। यह हथियार डालना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए किया ताकि उनके दुश्मन को लगे कि या तो इनका एम्यूनिशन खत्म हो गया है या इनमें से कोई जिंदा ही नहीं बचा है। और अगर उन्होंने ऐसा मान लिया तो वो सारे खुल के सामने आएंगे और हम कम गोलियों में ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराएंगे। अब कुछ देर एक तरफा हमला होता रहा। यहां से कोई जवाबी कार्यवाही नहीं हुई। फिर कोई 10 मिनट तक दोनों ओर सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद पाकिस्तानियों के 10-12 जवान घातक टुकड़ी को मरा जानकर बाहर निकल आए। तब तक ये ग्रेनेडियर 3 हिस्सों में बंटकर दूर दूर पत्थरों के पीछे छिप गए थे। जैसे ही सामने पाकिस्तानी नजर आए, सबने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। उनका प्लान कामयाब हुआ। तकरीबन सारे के सारे पाकिस्तानी मारे गए। अब घातक टुकड़ी के पास फिर से ढेर सारा एम्यूनिशन था, हथियार थे। अब भारतीय सेना फिर फायरिंग शुरू कर चुकी थी। लेकिन इस बीच पाकिस्तानियों का कोई एक सैनिक जो शायद बच गया था, उसने ऊपर जाकर अपने कमांडर को बताया कि यहाँ भारतीयों के सिर्फ 8-10 बंदे हैं, जबकि उन्हें लगा था कि भारी भरकम लश्कर होगा। जानकारी पाते ही आधे घंटे के अंदर कोई 30-35 पाकिस्तानी सैनिकों ने ग्रेनेडियर्स पर हमला बोल दिया।
उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। हमला इतना जबरदस्त था कि घातक का एक भी जवान सर तक नहीं उठा पाया। जिसने उठाया उसका सर धड़ से अलग हो गया। अब तक लड़ाई किसी खेल की तरह चल रही थी, यानी गेंद कभी पाकिस्तानियों के पाले में तो कभी भारतीय सैनिकों के पाले में। युद्ध बड़ी योजनाएं बनाकर स्ट्रैटेजी प्लान करके लड़े जाते हैं, लेकिन इसके लिए कही एक दूसरी बात भी बिल्कुल सच है कि प्यार और युद्ध में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कभी भी तय प्लान से पलटा जा सकता है और कभी भी स्ट्रैटेजी के खिलाफ कदम उठाया जा सकता है। पाकिस्तानियों ने अब फायरिंग बंद करके पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे और साथ में ग्रेनेड भी। योगेंद्र सिंह यादव और उनके साथी चुप्पी लगाए बैठे रहे, क्योंकि एक भी फायर करते तो पाकिस्तानियों को उनकी लोकेशन जाहिर हो जाती और फिर उनका बचना असंभव था। पाकिस्तानी पास आते जा रहे थे और घातक प्लाटून एकदम चुप। तभी पाकिस्तानियों की नजर उनकी एलएमजी पर पड़ी और उन्होंने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड उस पर दाग दिया। एलएमजी की बैरल डैमेज हो गई। योगेंद्र यादव निहत्थे हो गए थे। तभी उनके एक साथी हवलदार ने उसी एलएमजी को दुश्मनों की तरफ फेंकने को कहा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ था नहीं उनके पास। योगेंद्र यादव ने पूरी हिम्मत लगाकर एलएमजी को दूर पाकिस्तानियों की तरफ फेंका तो उन्हें एक झटका लगा। वो जिस पत्थर के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहे थे, ठीक उसी के ऊपर 7 पाकिस्तानी सैनिक खड़े थे। योगेंद्र ने जैसे ही अपने साथी को सचेत किया, उनकी आवाज सुनकर पाकिस्तान के सिपाही ने उनकी तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया। ग्रेनेड का एक टुकड़ा योगेंद्र यादव के ही नाम के एक दूसरे जवान को लगा और उसकी एक उंगली कट गई। खून भलभला के बह रहा था। उसे फर्स्ट एड देकर सबने कहा कि तुम नीचे की तरफ चले जाओ, लेकिन वो नहीं माना। 19 साल के योगेंद्र ने अभी सेना में सिर्फ 2.5 साल गुजारे थे, सिर्फ किस्से सुने थे। युद्ध का अपना कोई अनुभव नहीं था, पर आज वो खुद देख रहे थे कि कैसे एक सैनिक दूसरे साथी के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। योगेंद्र यादव धीरे से उठकर अपने एक साथी के पास जाने लगे तो पाकिस्तानियों ने उनके मूवमेंट को देखा और उन पर फिर से ग्रेनेड फेंक दिए। योगेंद्र के घुटनों पर तेज वार हुआ और लगा कि जैसे पैर अलग हो गया। योगेंद्र का शरीर वहीं भरभरा के गिर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभाला। अपने पैर को खुद फर्स्ट एड दे ही रहे थे कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया और उनकी नाक पर लगा। उन्हें लगा कि चेहरा सुन्न पड़ गया है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो साथियों से कुछ मदद मांगते उसके पहले ही एक एक करके सबके अंदर पाकिस्तानियों ने गोली उतार दी। पाकिस्तानी अब बिल्कुल सर पे सवार थे। उनके कमांडर ने एक सैनिक से कहा, सबको ठीक से देखो, कोई जिंदा तो नहीं है। वो पाकिस्तानी सैनिक सबको दोबारा तिबारा गोली मारने लगा। कई गोलियों से शरीर छलनी करने लगा। योगेंद्र यादव सांस रोके देखते रहे। उनकी भी बाहों और पैरों में 3 गोलियां लगी। वो बिना हिले बिना हरकत किए लेटे रहे ताकि पाकिस्तानी उनको मरा मानकर वहां से चल दें। उस वक्त योगेंद्र को लगा कि शायद उनका काम अभी बाकी है, तभी एक भी गोली उनके सीने या खोपड़ी में नहीं लगी। पाकिस्तानी टुकड़ी सबको मरा मानकर वहां से जाने लगी कि तभी योगेंद्र के कानों में उनके कहे शब्द टकराए, नीचे इनकी जो एमएमजी पोस्ट है उस पर करो अटैक। योगेंद्र सुनकर जैसे बौरा आ गया कि ऐसा हुआ तो उनकी तो टुकड़ी खत्म हो जाएगी। नीचे उनका कब्जा, ऊपर तो वो है ही। योगेंद्र ने तय किया कि कैसे भी हो ये सूचना अपने साथियों तक पहुंचानी होगी। वो मन ही मन गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियां बुदबुदाने लगे। देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मंते कबहू न डरों, न डरों अरसों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करों। अभी योगेंद्र सिंह यादव कुछ करते कि तभी एक पाकिस्तानी सैनिक ने एक गोली उनके सीने में दाग दी। तेज झटका लगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे वो अब जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, बदन एकदम ठंडा। जाते जाते पाकिस्तानी सैनिक ने गालियां बोलते हुए अपने जूते से उन्हें ठेला तो योगेंद्र को एहसास हुआ कि अभी तो उनके भीतर जान बाकी है। और सीने में हाथ लगाया तो पता लगा कि गोली भी उनके पर्स में रखे सिक्के से टकराकर छिटक गई थी। सीना छलनी होने से बाल बाल बच गए थे।
अब योगेंद्र ने भीतर की पूरी ताकत बटोर कर वो एक आखिरी ग्रेनेड उस पाकिस्तानी सैनिक की तरफ उछाल दिया। वो ग्रेनेड उसकी जैकेट में लटके हुड पर अटक गया। वो अचकचाकर पलटा, हाथ से अपनी पीठ टटोली, लेकिन तब तक धमाका हो गया। ग्रेनेड के फटते ही पाकिस्तानियों को लगा कि नीचे से फौज आ गई। योगेंद्र ने मौके का फायदा उठाया, सामने मुर्दा पड़े दुश्मन के पास से राइफल उठाई और एक हाथ से गोलियां दागने लगे। अलग अलग पत्थरों के पीछे जा जाकर उन्होंने कोई 6-8 को मार डाला। उनके इस हमले से पाकिस्तानियों को लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई। उनके पैर उखड़ गए, लेकिन योगेंद्र का काम खत्म नहीं हुआ था। वो अब किसी भी हालत में सूचना पहुंचाने के लिए नीचे जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेजान होते शरीर को लेकर ऐसा कैसे कर पाएंगे वो समझ नहीं पा रहे थे। योगेंद्र वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। अपने साथियों को देखकर देर तक रोते रहे, उनकी निर्जीव देह को देखते रहे। दोपहर का समय था। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर अंदाजे से एक जगह ढलान पर पहुंचकर उन्होंने अपने आप को नीचे की तरफ ढकेल दिया। उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां पहुंचेंगे, ये भी नहीं कि अपने देश में या सीमा पार। लेकिन योगेंद्र की किस्मत ने भी उनका साथ दिया। वो अपने साथियों के पास पहुंच गए, लेकिन मौत सचमुच करीब थी। उनके शरीर से सारा खून बह चुका था। हाथ पैर की हड्डी बाहर झांक रही थी, जबान भी ऐंठने लगी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें जल्दी जल्दी फर्स्ट एड दिया जाने लगा। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनके गाल थपथपाए। योगेंद्र, कुछ कहना चाहते हो? कहो। सोना नहीं बेटा, सोना नहीं। योगेंद्र ने भीतर की बची खुची हिम्मत बटोर कर सारी जानकारी सीओ को दी ताकि पोस्ट को बचाया जा सके। योगेंद्र की हालत देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो बच पाएंगे, लेकिन उनको मार सके इतना दम उनके दुश्मन की गोलियों में नहीं था। योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक हैं। उन्हें जीते जी देश का ये सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिला। 19 बरस की उम्र में ऐसी जांबाजी कोई आम बात नहीं, इसीलिए तो खास बन गए योगेंद्र सिंह यादव। बचपन में अब्दुल हमीद और होशियार सिंह की कहानियां पढ़ने वाला ये शख्स अब हीरो है और खुद हिस्सा है कई किस्से कहानियों वाली किताबों का। बस